नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम आज की मॉडर्न दुनिया को देखते हैं, जहां साइंस इतनी एडवांस है, जहां लोग फ्रीली अपने विचार रखते हैं, जहां आर्ट, लिटरेचर, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो शायद हमें ये सब बिल्कुल सामान्य लगता है। लेकिन हिस्ट्री में एक समय ऐसा भी था जब यूरोप पूरी तरह अंधविश्वास, फेयर और धार्मिक नियंत्रण में फंसा हुआ था। इस समय को मिडीवल एज कहा जाता है। उस दौर में लोगों की सोच सीमित थी, एजुकेशन केवल कुछ लोगों तक सीमित थी और चर्च का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि लोग हर बात को बिना सवाल पूछे सच मान लेते थे। अगर कोई नया आइडिया देता या रिलीजन के खिलाफ बोलता तो उसे पनिशमेंट तक मिल सकती थी। सोसाइटी फ्यूडलिज्म पर आधारित थी, जहां किंग्स, नोबल्स और चर्च के लीडर्स के पास पावर थी, जबकि आम लोग गरीबी और इग्नोरेंस में जीवन बिताते थे। लेकिन स्टूडेंट्स, हिस्ट्री कभी एक जैसी नहीं रहती। जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है, तब कहीं न कहीं से नई रोशनी जन्म लेती है। यूरोप के इतिहास में वही नई रोशनी थी, रेनेसांस। ये केवल एक मूवमेंट नहीं थी, बल्कि सोच, नॉलेज और ह्यूमन लाइफ की पूरी दिशा बदल देने वाली क्रांति थी। इस पीरियड में लोगों ने पहली बार खुद को समझना शुरू किया, नेचर को ऑब्जर्व करना शुरू किया और नॉलेज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने के बजाय लॉजिकली सोचने की शुरुआत की। इटली से शुरू हुई यह मूवमेंट धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई और इसने आर्ट, लिटरेचर, साइंस, पॉलिटिक्स और एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसी अवेकनिंग पैदा की जिसने मॉडर्न एज की फाउंडेशन रख दी। इसलिए रेनेसांस को वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अब सवाल आता है कि आखिर रेनेसांस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है और हिस्टोरियंस इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। रेनेसांस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ यानी पुनर्जन्म। लेकिन यहाँ किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं हुआ था, बल्कि आइडियाज, नॉलेज, आर्ट, लिटरेचर और ह्यूमन थिंकिंग का पुनर्जन्म हुआ था। मिडीवल एज के लंबे अंधकार के बाद यूरोप के लोगों ने फिर से एंशिएंट ग्रीस और रोम की क्लासिकल सिविलाइजेशन में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। उन्होंने पुराने फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स, राइटर्स और आर्टिस्ट्स की बुक्स और आइडियाज को दोबारा पढ़ा और समझा। यह ऐसा था जैसे सदियों से बंद पड़ा ज्ञान का एक विशाल खजाना अचानक फिर से खुल गया हो। इसलिए रेनेसांस को रीबर्थ ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इमेजिन करो, अगर किसी सोसाइटी को वर्षों तक केवल एक ही तरह की सोच सिखाई जाए, लोगों को सवाल पूछने से रोका जाए और नॉलेज को सीमित कर दिया जाए, तो धीरे धीरे क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ खत्म होने लगती है। मिडीवल यूरोप में यही हुआ था। चर्च की अथॉरिटी इतनी स्ट्रांग थी कि लोग अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग करने के बजाय हर बात को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते थे। लेकिन रेनेसांस ने इस सोच को बदल दिया। इस मूवमेंट ने लोगों को यह एहसास कराया कि इंसान केवल रिलीजन को फॉलो करने के लिए नहीं बना, बल्कि उसके पास इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी जैसी अद्भुत शक्तियां भी हैं। अब लोग नेचर को ऑब्जर्व करने लगे, एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, पेंटिंग्स में रियल ह्यूमन इमोशंस दिखाने लगे और लिटरेचर में ह्यूमन लाइफ की रियलिटी को लिखने लगे। यही सोच आगे चलकर ह्यूमनिज्म का आधार बनी, जिसमें इंसान और उसकी एबिलिटीज को इंपॉर्टेंस दी गई। रेनेसांस के दौरान सोसाइटी धीरे धीरे फ्यूडलिज्म, सुपरस्टिशन और चर्च डोमिनेशन से निकलकर रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक इंक्वायरी और इंडिविजुअल फ्रीडम की तरफ बढ़ने लगी। पहले लोग हर घटना को डिवाइन पावर से जोड़ते थे, लेकिन अब वे उसके पीछे साइंटिफिक रीजन खोजने लगे। यही कारण है कि रेनेसांस केवल आर्ट और लिटरेचर तक सीमित मूवमेंट नहीं थी, बल्कि यह कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन था जिसने यूरोप की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एजुकेशन, साइंस और कल्चर को पूरी तरह बदल दिया। इसी मूवमेंट ने आगे चलकर साइंटिफिक रेवोल्यूशन, रेफॉर्मेशन और मॉडर्न डेमोक्रेसी जैसी बड़ी डेवलपमेंट्स की फाउंडेशन रखी। इसलिए जब हम रेनेसांस को पढ़ते हैं तो हम केवल हिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि उस मोमेंट को समझ रहे होते हैं जहां से मॉडर्न वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी। स्टूडेंट्स, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि आखिर रेनेसांस अचानक शुरू कैसे हुआ? क्या ये केवल एक एक्सीडेंट था? क्या लोग एक दिन अचानक मॉडर्न सोचने लगे? नहीं स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में कोई भी बड़ी रेवोल्यूशन अचानक पैदा नहीं होती। उसके पीछे कई छोटे छोटे कारण, घटनाएं और बदलाव काम करते हैं। रेनेसांस भी कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और इंटेलेक्चुअल चेंजेस का परिणाम था। सबसे पहला बड़ा कारण था 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन।
कॉन्स्टेंटिनोपल बाइजेंटाइन एम्पायर की राजधानी थी और वहां ग्रीक नॉलेज का विशाल खजाना मौजूद था। जब ऑटोमन टर्क्स ने इस शहर पर कब्जा किया, तब कई ग्रीक स्कॉलर्स अपनी जान बचाकर इटली भाग गए। लेकिन वे खाली हाथ नहीं आए। वे अपने साथ एंशिएंट ग्रीस की फिलॉसफी, साइंस, मैथमेटिक्स और लिटरेचर की दुर्लभ मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेकर आए। स्टूडेंट्स, इमेजिन करो, जैसे सदियों से बंद एक लाइब्रेरी अचानक खुल जाए और लोग उसमें छिपा ज्ञान पहली बार पढ़ने लगे। यही इटली में हुआ। लोगों ने प्लेटो, एरिस्टोटल और अन्य ग्रीक थिंकर्स के आइडियाज को फिर से पढ़ना शुरू किया। इससे यूरोप में क्लासिकल लर्निंग का पुनर्जन्म हुआ और लोगों की सोच बदलने लगी। दूसरा बड़ा कारण था ट्रेड और वेल्थ का विकास। इटली के सिटी स्टेट्स जैसे फ्लोरेंस, वेनिस और जेनोआ मेडिटरेनियन सी के कारण इंटरनेशनल ट्रेड के बहुत बड़े सेंटर्स बन चुके थे। यहाँ के मर्चेंट्स दूर दूर के देशों से व्यापार करते थे और बहुत अमीर बन गए थे। स्टूडेंट्स, जब किसी सोसाइटी में वेल्थ आती है, तब लोग केवल सर्वाइवल के बारे में नहीं सोचते, बल्कि एजुकेशन, आर्ट और कल्चर में भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं। यही इटली में हुआ। वेल्थी मर्चेंट्स ने लाइब्रेरीज बनवाई, स्कूल्स खोले, आर्टिस्ट्स को सपोर्ट किया और स्कॉलर्स को एनकरेज किया। इससे नॉलेज और क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिला। तीसरा कारण था पैट्रोनेज सिस्टम। फ्लोरेंस का मेडिची फैमिली इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। ये फैमिली इतनी वेल्थी थी कि उसने आर्टिस्ट्स, साइंटिस्ट्स और राइटर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। लियोनार्डो डा विंची, माइकलएंजेलो और कई महान आर्टिस्ट्स को ऐसे पेट्रन्स का सपोर्ट मिला। अगर यह सपोर्ट न मिलता तो शायद हिस्ट्री की कई महान पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स कभी बन ही नहीं पाती। स्टूडेंट्स, टैलेंट तभी फ्लोरिश करता है जब सोसाइटी उसे सपोर्ट करे, और रेनेसांस के दौरान इटली में यही हुआ। इसके बाद एक और बड़ा कारण था फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन। मेडिवल एज में लोग जमीन और लॉट से बंधे हुए थे। किसानों को फ्रीडम नहीं थी और सोसाइटी रिजिड क्लासेस में डिवाइडेड थी। लेकिन धीरे धीरे फ्यूडल सिस्टम कमजोर होने लगा। लोग शहरों में आने लगे, व्यापार करने लगे और अपने टैलेंट्स को डेवलप करने लगे। इससे इंडिविजुअल फ्रीडम बढ़ी और नई सोच पैदा हुई। अब लोग केवल खेती तक सीमित नहीं रहे, बल्कि एजुकेशन और बिजनेस की तरफ भी बढ़ने लगे। इसके साथ साथ ग्रीक और रोमन क्लासिकल टेक्स्ट्स की रीडिस्कवरी ने लोगों को नए आइडियाज दिए। एंशिएंट रोम और ग्रीस की सिविलाइजेशन में लॉजिक, डेमोक्रेसी, फिलॉसफी और साइंस को महत्व दिया जाता था। जब रिनेसांस स्कॉलर्स ने इन वर्क्स को पढ़ा, तो उन्होंने महसूस किया कि इंसान में इमेंस पोटेंशियल है। अब लोग रिलीजन के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन को भी इंपॉर्टेंस देने लगे। यही सोच रिनेसांस की आत्मा बनी। इसलिए स्टूडेंट्स, रिनेसांस किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि कई हिस्टोरिकल चेंजेस का कंबाइंड इफेक्ट था, जिसने यूरोप को मेडिवल डार्कनेस से निकालकर मॉडर्न एज की तरफ बढ़ा दिया। अब हमें ये समझना होगा कि आखिर रिनेसांस सबसे पहले इटली में ही क्यों शुरू हुआ और कौन कौन से शहर इसके मुख्य सेंटर्स बने। इटली उस समय एक यूनाइटेड कंट्री नहीं थी, बल्कि कई पावरफुल सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड थी। हर सिटी स्टेट अपने वेल्थ, कल्चर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए फेमस था। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सेंटर था फ्लोरेंस। फ्लोरेंस को रिनेसांस का हार्ट कहा जाता है। ये सिटी केवल वेल्थ के लिए नहीं, बल्कि आर्ट, लिटरेचर और ह्यूमनिज्म के लिए भी फेमस थी। यहीं पर मेडिची फैमिली ने आर्टिस्ट्स और स्कॉलर्स को सपोर्ट किया। लियोनार्डो डा विंची, माइकलएंजेलो और मैकियावेली जैसे महान लोग फ्लोरेंस से जुड़े थे। स्टूडेंट्स, इमेजिन करो फ्लोरेंस की गलियां, जहां पेंटर्स नई टेक्निक्स सीख रहे हैं, राइटर्स नए आइडियाज पर चर्चा कर रहे हैं और स्कल्प्टर्स पत्थरों में जान डाल रहे हैं। फ्लोरेंस वास्तव में क्रिएटिविटी का जीवित केंद्र बन चुका था। यही वो शहर था जहां लोगों ने पहली बार ह्यूमन इमोशंस को आर्ट में रियलिस्टिकली दिखाना शुरू किया। माइकलएंजेलो की स्कल्पचर्स और लियोनार्डो की पेंटिंग्स केवल आर्टवर्क्स नहीं थी, बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन की शक्ति का प्रमाण थी। दूसरा महत्वपूर्ण सेंटर था वेनिस। वेनिस एक पावरफुल ट्रेड सिटी थी। ये यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग थी। यहाँ दुनिया के अलग अलग देशों के व्यापारी आते थे, जिससे कल्चरल एक्सचेंज बढ़ा। स्टूडेंट्स, जब अलग अलग कल्चर्स मिलते हैं तो आइडियाज भी एक्सचेंज होते हैं। वेनिस में यही हुआ। यहाँ प्रिंटिंग इंडस्ट्री भी तेजी से विकसित हुई, जिससे बुक्स बड़ी संख्या में छपने लगी। पहले बुक्स हाथ से लिखी जाती थी और बहुत महंगी होती थी, लेकिन प्रिंटिंग के कारण नॉलेज तेजी से फैलने लगा। वेनिस ने रिनेसांस आइडियाज को पूरे यूरोप तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। तीसरा बड़ा सेंटर था रोम। रोम कैथोलिक चर्च का केंद्र था, लेकिन रिनेसांस के दौरान
कई पोप्स ने आर्ट और आर्किटेक्चर को सपोर्ट किया। उन्होंने चर्चेस, पैलेसेस और बिल्डिंग्स को सजाने के लिए आर्टिस्ट्स को बुलाया। इसी कारण रोम धार्मिक और आर्टिस्टिक ब्यूटी का महान केंद्र बन गया। माइकलएंजेलो द्वारा बनाई गई सिस्टीन चैपल की पेंटिंग्स आज भी दुनिया को आश्चर्यचकित करती हैं। रोम में रेनेसांस ने रिलीजन और आर्ट को एक साथ जोड़ दिया। इसके अलावा मिलान भी रेनेसांस का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मिलान मिलिट्री पावर के लिए फेमस था, लेकिन यहाँ भी आर्ट और आर्किटेक्चर का विकास हुआ। लियोनार्डो डा विंची ने मिलान में रहकर अपनी फेमस पेंटिंग द लास्ट सपर बनाए। नेपल्स सदर्न इटली का कल्चरल सेंटर था, जहां लिटरेचर और एजुकेशन का विकास हुआ। स्टूडेंट्स, इन सभी सिटीज की अपनी अलग पहचान थी, लेकिन इन सब में एक कॉमन बात थी: वेल्थ, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और कल्चरल ग्रोथ। यही कारण था कि रेनेसांस इटली में शुरू हुआ। इटली में एंशिएंट रोम के रुइंस मौजूद थे, क्लासिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स आसानी से मिल जाते थे, वेल्थी मर्चेंट्स थे और सिटी स्टेट्स पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट थे। यहाँ के लोग ट्रेड के कारण बाहरी दुनिया से जुड़े हुए थे, इसलिए उनकी सोच कंपैरेटिवली ओपन थी। स्टूडेंट्स, अगर हम गहराई से समझें तो रेनेसांस केवल इटली की मूवमेंट नहीं थी। इटली एक ऐसी लैबोरेटरी बन गई थी जहां मॉडर्न वर्ल्ड के नए आइडियाज जन्म ले रहे थे। यहीं से आर्ट, साइंस, ह्यूमनिज्म और रैशनल थिंकिंग की वो लहर उठी जिसने धीरे धीरे पूरे यूरोप को बदल दिया। इसलिए हिस्टोरियंस कहते हैं कि इटली केवल रेनेसांस का बर्थ प्लेस नहीं था, बल्कि मॉडर्न सिविलाइजेशन की जन्मभूमि भी था। स्टूडेंट्स, अगर रेनेसांस को केवल एक चीज के माध्यम से समझना हो तो वह होगी उसकी आर्ट। रेनेसांस आर्ट ने दुनिया को ये दिखाया कि पेंटिंग और स्कल्पचर केवल डेकोरेशन नहीं होते, बल्कि वे इंसान की इमोशंस, ब्यूटी और इंटेलिजेंस को जीवित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। मिडीवल एज की आर्ट मेनली धार्मिक थीम्स पर आधारित होती थी। उस समय पेंटिंग्स में लोगों के चेहरे फ्लैट दिखते थे, इमोशंस बहुत कम होते थे और फिगर्स अनरियलिस्टिक लगती थी। आर्टिस्ट्स का उद्देश्य केवल रिलीजियस मैसेज देना होता था, लेकिन रेनेसांस के दौरान आर्टिस्ट्स ने नेचर और ह्यूमन बॉडी को गहराई से ऑब्जर्व करना शुरू किया। उन्होंने समझा कि असली आर्ट वही है जो लाइफ को वास्तविक रूप में दिखाए। इसी कारण रेनेसांस आर्ट की सबसे बड़ी विशेषता बनी रियलिज्म और नेचुरलिज्म। अब पेंटिंग्स में इंसानों के चेहरे जीवित लगने लगे, उनके इमोशन साफ दिखाई देने लगे और सीन्स बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसे महसूस होने लगे। स्टूडेंट्स, इमेजिन करो, पहली बार किसी पेंटिंग को देखकर लोगों को ऐसा महसूस हुआ होगा जैसे चित्र में मौजूद व्यक्ति अभी उनसे बात करने लगेगा। यही रेनेसांस आर्ट की सबसे बड़ी शक्ति थी। रेनेसांस आर्टिस्ट्स ने पर्सपेक्टिव और प्रोपोर्शन का भी उपयोग करना शुरू किया। पहले पेंटिंग्स में डेप्थ नहीं होती थी, लेकिन अब आर्टिस्ट मैथमेटिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके डिस्टेंस और स्ट्रक्चर को एक्यूरेटली दिखाने लगे। इससे पेंटिंग्स 3 डायमेंशनल जैसी दिखाई देने लगी। इसके साथ उन्होंने लाइट और शैडो का उपयोग किया, जिसे चियारोस्क्यूरो कहा जाता है। इससे पेंटिंग्स में ब्राइटनेस और डार्कनेस का रियलिस्टिक इफेक्ट आने लगा। स्टूडेंट्स, यही कारण है कि रेनेसांस पेंटिंग्स आज भी इतनी जीवंत लगती है। इस समय आर्टिस्ट्स ने ह्यूमन ब्यूटी और इमोशंस पर भी विशेष ध्यान दिया। अब इंसान को केवल रिलीजियस फिगर के रूप में नहीं, बल्कि एक पावरफुल और ब्यूटीफुल क्रिएशन के रूप में दिखाया जाने लगा। इसी पीरियड में लियोनार्डो डा विंची जैसे महान आर्टिस्ट सामने आए। लियोनार्डो केवल पेंटर नहीं थे, बल्कि साइंटिस्ट, इन्वेंटर और थिंकर भी थे। उनकी फेमस पेंटिंग मोनालिसा आज भी दुनिया की सबसे मिस्टीरियस पेंटिंग्स में गिनी जाती है। उनकी दूसरी मास्टरपीस द लास्ट सपर जीसस और उनके डिसाइपल्स के इमोशंस को इतने रियलिज्म से दिखाती है कि देखने वाला उस मोमेंट को महसूस करने लगता है। माइकलएंजेलो भी रेनेसांस के महान कलाकार थे। उनकी स्कल्पचर डेविड ह्यूमन बॉडी की परफेक्शन और स्ट्रेंथ का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने सिस्टीन चैपल की सीलिंग पर ऐसी पेंटिंग्स बनाई जो आज भी दुनिया को आश्चर्यचकित करती है। राफाएल ने द स्कूल ऑफ एथेंस पेंटिंग में एंशिएंट फिलोसोफर्स को ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया। स्टूडेंट्स, रेनेसांस आर्ट ने दुनिया को यह सिखाया कि आर्ट केवल इमेजिनेशन नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन, साइंस, मैथमेटिक्स और इमोशंस का अद्भुत कॉम्बिनेशन है। यही कारण है कि रेनेसांस आर्ट को मॉडर्न आर्ट की फाउंडेशन माना जाता है। रेनेसांस की सबसे पावरफुल और रेवोल्यूशनरी आइडियाज में से एक थी ह्यूमनिज्म। अगर रेनेसांस शरीर था तो ह्यूमनिज्म उसकी आत्मा थी। ह्यूमनिज्म एक ऐसी फिलॉसफी थी जिसने पहली बार इंसान को लाइफ के सेंटर में रखा। मिडीवल एज में लोगों को सिखाया जाता था कि जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल रिलीजन को फॉलो करना है, लेकिन ह्यूमनिस्ट्स ने कहा कि इंसान के पास इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और अनलिमिटेड पोटेंशियल है।
उन्होंने विश्वास किया कि एजुकेशन और नॉलेज के माध्यम से इंसान अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। स्टूडेंट्स, ये सोच उस समय के लिए बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी। अब लोग केवल रिलीजियस टीचिंग्स तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने हिस्ट्री, पोएट्री, ग्रामर, रिटोरिक और फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स का अध्ययन करना शुरू किया। ह्यूमनिस्ट्स का मानना था कि एजुकेशन केवल जॉब या रिलीजन के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छे और मॉरल इंसान बनने के लिए भी जरूरी है। उन्होंने एंशिएंट ग्रीस और रोम के क्लासिकल टेक्स्ट्स को पढ़ा और उनसे इंस्पिरेशन ली। यही कारण है कि रेनेसांस ह्यूमनिज्म ने क्लासिकल स्टडीज को फिर से पॉपुलर बनाया। ह्यूमनिज्म ने लोगों को रीजन और इंडिपेंडेंट थिंकिंग की शक्ति दी। पहले लोग अथॉरिटी की हर बात को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन अब वे सवाल पूछने लगे। स्टूडेंट्स, इमेजिन करो उस समय के लोगों को, जो सदियों तक केवल एक ही तरह की सोच में जी रहे थे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास खुद सोचने की क्षमता है। यही ह्यूमनिज्म की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। इस फिलॉसफी ने इंडिविजुअल पर्सनालिटी और ह्यूमन डिग्निटी को इंपॉर्टेंस दी। अब आर्टिस्ट्स ह्यूमन इमोशंस को दिखाने लगे, राइटर्स ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखने लगे, और स्कॉलर्स सोसाइटी और पॉलिटिक्स के नए आइडियाज देने लगे। ह्यूमनिज्म ने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया। पहले एजुकेशन मेनली रिलीजन तक सीमित थी, लेकिन अब लिटरेचर, साइंस और फिलॉसफी को भी महत्व मिलने लगा। इससे लोगों की सोच ब्रॉडर हुई और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तेज हुआ। धीरे धीरे ह्यूमनिज्म ने यूरोप में फ्रीडम ऑफ थॉट को जन्म दिया। इसी सोच ने आगे चलकर साइंटिफिक रेवोल्यूशन, रिफॉर्मेशन और एनलाइटनमेंट जैसी मूवमेंट्स की फाउंडेशन रखी। स्टूडेंट्स, अगर हम गहराई से समझें तो ह्यूमनिज्म ने दुनिया को यह सिखाया कि इंसान केवल डेस्टिनी के भरोसे जीने के लिए नहीं बना, बल्कि वह नॉलेज, रीजन और हार्ड वर्क के माध्यम से अपने भविष्य को खुद बदल सकता है। यही कारण है कि रेनेसांस ह्यूमनिज्म मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे महत्वपूर्ण फाउंडेशंस में से एक माना जाता है। स्टूडेंट्स, किसी भी महान मूवमेंट को महान बनाने के पीछे कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सनालिटीज होती है, और रेनेसांस भी इससे अलग नहीं था। इस पीरियड में ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने अपनी इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से पूरी दुनिया की सोच बदल दी। सबसे पहले बात करते हैं लियोनार्डो डा विंची की। लियोनार्डो केवल एक पेंटर नहीं थे, बल्कि वे आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर और फिलोसोफर सब कुछ थे। इसलिए उन्हें रेनेसांस मैन कहा जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो हर फील्ड में एक्स्ट्रॉर्डिनरी नॉलेज रखता हो। स्टूडेंट्स, इमेजिन करो, एक ऐसा इंसान जो पेंटिंग भी बना रहा है, मशीन्स के डिजाइन्स भी तैयार कर रहा है, ह्यूमन बॉडी का स्टडी भी कर रहा है, और फ्यूचर इन्वेंशंस के आइडियाज भी सोच रहा है। लियोनार्डो की क्यूरियोसिटी इतनी पावरफुल थी कि वे हर चीज को समझना चाहते थे। उनकी फेमस पेंटिंग मोनालिसा केवल एक पोर्ट्रेट नहीं है, बल्कि ह्यूमन इमोशंस और मिस्ट्री का अद्भुत उदाहरण है। वहीं द लास्ट सपर में उन्होंने एक्सप्रेशंस और इमोशंस को इतने रियलिज्म से दिखाया कि पेंटिंग जीवित महसूस होती है। लियोनार्डो ने यह साबित किया कि आर्ट और साइंस एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथी है। अब बात करते हैं माइकलएंजेलो की। माइकलएंजेलो रेनेसांस के सबसे महान स्कल्प्टर्स और पेंटर्स में से एक थे। उनकी कला में इमोशनल पावर और परफेक्शन दिखाई देती है। उनकी फेमस स्कल्पचर डेविड केवल पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि करेज, स्ट्रेंथ और ह्यूमन परफेक्शन का सिंबल बन चुकी है। स्टूडेंट्स, इमेजिन करो, एक कलाकार कठोर पत्थर में ऐसा जीवन भर दे कि वो इंसान जैसा वास्तविक लगे। यही माइकलएंजेलो की ग्रेटनेस थी। उन्होंने रोम की सिस्टीन चैपल की सीलिंग पर जो पेंटिंग्स बनाई, वे आज भी दुनिया के सबसे महान आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स मानी जाती है। इसके बाद आते हैं राफाएल। राफाएल की पेंटिंग्स हार्मनी, ब्यूटी और बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन के लिए फेमस थी। उनकी फेमस पेंटिंग द स्कूल ऑफ एथेंस रेनेसांस ह्यूमनिज्म का सबसे सुंदर उदाहरण मानी जाती है, जहां उन्होंने एंशिएंट फिलोसोफर्स को एक साथ दिखाया। उनकी कला में पीस, बैलेंस और ब्यूटी का अद्भुत कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। अब बात करते हैं मैकियावेली की, जिन्होंने पॉलिटिक्स की दुनिया को बदल दिया। उनकी फेमस बुक द प्रिंस मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की फाउंडेशन मानी जाती है। पहले पॉलिटिक्स को मेनली रिलीजन और मोरालिटी से जोड़ा जाता था, लेकिन मैकियावेली ने रियलिज्म पर जोर दिया। उन्होंने रूलर्स को प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स सिखाई और बताया कि पावर को कैसे मेंटेन किया जाता है। स्टूडेंट्स, यही कारण है कि रेनेसांस केवल आर्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पॉलिटिक्स, साइंस और फिलॉसफी तक फैल गया। इन महान पर्सनालिटीज ने दुनिया को यह दिखाया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की कोई सीमा नहीं होती। रेनेसांस केवल कुछ पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स या बुक्स तक सीमित मूवमेंट नहीं थी।
इसका इम्पैक्ट इतना गहरा था कि इसने यूरोप और पूरी दुनिया की डायरेक्शन बदल दी। सबसे पहला बड़ा प्रभाव पड़ा एजुकेशन पर। रेनेसांस के दौरान यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरीज और स्कूल्स की संख्या तेजी से बढ़ी। प्रिंटिंग प्रेस के विकास ने नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना आसान बना दिया। पहले बुक्स हाथ से लिखी जाती थी और बहुत महंगी होती थी, इसलिए नॉलेज लिमिटेड लोगों तक ही रहती थी। लेकिन प्रिंटिंग के कारण बुक्स तेजी से छपने लगी और आम लोग भी एजुकेशन पाने लगे। स्टूडेंट्स, इमेजिन करो, पहली बार नॉलेज केवल किंग्स और प्रीस्ट्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामान्य लोगों तक भी पहुंचने लगी। इससे सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग आई। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट था साइंस और रैशनल थिंकिंग का विकास। मेडिवल एज में लोग हर घटना को डिवाइन पावर से जोड़ते थे, लेकिन रेनेसांस ने लोगों को ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की इंपॉर्टेंस सिखाई। अब साइंटिस्ट्स नेचर को समझने लगे, एक्सपेरिमेंट्स करने लगे और पुराने बिलीफ्स को क्वेश्चन करने लगे। यही सोच आगे चलकर साइंटिफिक रेवोल्यूशन की फाउंडेशन बनी। रेनेसांस ने लोगों को यह एहसास कराया कि ट्रूथ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे लॉजिकली समझना चाहिए। इसके बाद रेनेसांस ने मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर को जन्म दिया। पेंटर्स ने रियलिज्म, पर्सपेक्टिव और इमोशंस को आर्ट में शामिल किया, जबकि आर्किटेक्ट्स ने एंशिएंट ग्रीक और रोमन स्टाइल से इंस्पिरेशन लेकर ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनाए। आज की मॉडर्न आर्किटेक्चर और आर्ट की फाउंडेशन रेनेसांस में ही रखी गई थी। इसका प्रभाव रिलीजन पर भी पड़ा। स्टूडेंट्स, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। पहले चर्च की अथॉरिटी एब्सोल्यूट मानी जाती थी, लेकिन रेनेसांस ह्यूमनिज्म और रैशनल थिंकिंग के कारण लोग चर्च की टीचिंग्स को भी क्वेश्चन करने लगे। लोगों ने करप्शन और रिलीजियस कंट्रोल के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। यही मूवमेंट आगे चलकर रेफॉर्मेशन का कारण बनी। रेनेसांस ने मॉडर्न डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ थॉट की फाउंडेशन भी रखी। अब इंडिविजुअल फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स और एजुकेशन को इंपॉर्टेंस मिलने लगी। धीरे धीरे सोसाइटी फ्यूडलिज्म और ब्लाइंड फेथ से निकलकर मॉडर्न थिंकिंग की तरफ बढ़ने लगी। स्टूडेंट्स, अगर आज हमारे पास साइंस, डेमोक्रेसी, मॉडर्न एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और रैशनल थिंकिंग है, तो उसकी फाउंडेशन कहीं न कहीं रेनेसांस में ही रखी गई थी। इसलिए हिस्टोरियंस कहते हैं कि रेनेसांस केवल यूरोप की मूवमेंट नहीं थी, बल्कि मॉडर्न सिविलाइजेशन की शुरुआत थी। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम पूरे रेनेसांस पीरियड को देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि यह केवल आर्ट या लिटरेचर की मूवमेंट नहीं थी, बल्कि एक सिविलाइजेशनल रेवोल्यूशन थी जिसने ह्यूमन हिस्ट्री की डायरेक्शन बदल दी। मेडिवल एज के दौरान यूरोप फेयर, सुपरस्टिशन और चर्च डोमिनेशन के अंधकार में फंसा हुआ था, लेकिन रेनेसांस ने उस अंधेरे में नॉलेज और रीजन की रोशनी जगाई। इस मूवमेंट ने लोगों को सिखाया कि इंसान केवल ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए नहीं बना, बल्कि उसके पास सोचने, समझने और क्रिएशन करने की शक्ति है। रेनेसांस ने आर्ट को रियलिज्म दिया, साइंस को ऑब्जर्वेशन दिया, एजुकेशन को नई दिशा दी और सोसाइटी को फ्रीडम ऑफ थॉट दी। इसी पीरियड में ह्यूमन इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की असली शक्ति दुनिया के सामने आई। लियोनार्डो डा विंची, माइकलएंजेलो, राफाएल और मैकियावेली जैसे महान लोगों ने यह साबित किया कि इमेजिनेशन और नॉलेज मिलकर दुनिया को बदल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर रेनेसांस न होता तो शायद मॉडर्न साइंस, डेमोक्रेसी, मॉडर्न एजुकेशन और इंडिविजुअल फ्रीडम इतनी जल्दी विकसित नहीं हो पाती। यही मूवमेंट आगे चलकर साइंटिफिक रेवोल्यूशन, रेफॉर्मेशन और एनलाइटनमेंट जैसी हिस्टोरिकल चेंजेस की फाउंडेशन बनी। इसलिए रेनेसांस को केवल यूरोप का रिबर्थ नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के जागरण का समय कहा जाता है। आज भी जब हम मॉडर्न वर्ल्ड की अचीवमेंट्स को देखते हैं, तो कहीं न कहीं हमें रेनेसांस की छाप दिखाई देती है। यही कारण है कि हिस्टोरियंस इसे ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे महान टर्निंग पॉइंट्स में से एक मानते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।